हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। तो जनरली हम क्या समझते हैं, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग हम किस चीज़ के लिए करते हैं। जब हम किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, जैसे कि उसकी शरीर की बनावट कैसी है, उसकी सुंदरता कैसी है, रूप लावण्य आदि, इन सब चीज़ों को हम पर्सनैलिटी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक जिसका शरीर बिल्कुल हेल्दी होता है, बिल्कुल फिट होता है, उसको हम कह सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव है, कितना आकर्षक व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का। या अगर कोई आदमी पतला सा है, उसकी सूखी टांगे हैं, ऐसे पिचके हुए गाल हैं और फेस पे कोई ग्लो नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसका कितना गंदा फेस है और इसकी पर्सनैलिटी भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम किसी को बाहरी रूप से जज कर रहे हैं, तो ये पर्सनैलिटी का टाइप आता है कि, लेकिन एग्जैक्ट ये पर्सनैलिटी की डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से इसको डिफाइन किया है। तो शुरू करते हैं हम कि व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व कहाँ से डिराइव किया गया है इस वर्ड को। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनैलिटी है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। ठीक है, व्यक्तित्व जो है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिसका लैटिन लैंग्वेज के परसोना नामक वर्ड से मिलके इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है मुखौटा। तो अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी है हमारे पास कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और वॉटसन के अनुसार हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। राइट, तो ये डेफिनेशंस हमारे पास अल्पोर्ट और वॉटसन के द्वारा दी गई हैं, जिसमें हमने व्यक्तित्व की अवधारणा को समझने की कोशिश की है। राइट, इसके दो पक्ष शामिल किए गए हैं, एक होता है इसका बाहरी पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। तो जो बाहरी पक्ष है वो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर कि कोई सुंदर है बहुत, उसका रंग गोरा है। ठीक है, तो वो हमारा बाहरी पक्ष होता है किसी को जज करने का, और बाहरी पक्ष दूसरे को तुरंत प्रभावित करता है। ठीक है, अब कोई बहुत सुंदर इंसान है लेकिन उसके दिल में क्या है वो हम जान नहीं सकते, तो हम उसकी बाहरी जो सुंदरता है उस पर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा बाहरी पक्ष होता है हमारी पर्सनैलिटी का, उससे दूसरे लोग जल्दी प्रभावित होते हैं एज कम्पेयर टू आंतरिक पक्ष का। ठीक है, व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष कहा जाता है इसको। तो जो बाहरी पक्ष होता है वो अस्थायी, टेम्पररी होता है। ठीक है, कि जब सपोज कीजिए आपके पास बहुत सुंदर कपड़े हैं, आपने मेकअप किया हुआ है, तो आपको सुंदर माना जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आपने मेकअप नहीं किया है और आप ऐसे गंदे से लग रहे हो, तो आपको जज किया जाएगा कि आप बहुत गंदे हो। ठीक है, भले ही आपका मन कितना भी साफ होगा। तो नेक्स्ट पक्ष आता है इसका आंतरिक। इसमें है कि आंतरिक गुणों को देखा जाता है, इसमें व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभाव छोड़ता है। अब मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, अब कोई भिखारी है और एक अमीर आदमी है, दोनों साथ में सड़क पे चले हुए हैं। राइट, तो सामने से एक डॉग आ गया, उसको भूख लग रही है, तो भिखारी के पास खाने के लिए कुछ है, ब्रेड है, मानो बिस्किट है, कुछ भी है, और जो अमीर आदमी है उसके पास भी कुछ खाने का। तो अमीर आदमी अगर उसको खाने के लिए नहीं देगा डॉग को, तो उसके अमीर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चाहे उसने कैसे भी कपड़े पहने हैं, उसने कैसी भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर वो भिखारी कुत्ते को रोटी दे देता है तो भिखारी उससे ज़्यादा बड़ा हुआ। यानी कि उसके जो आंतरिक पक्ष है वो अगर हम देखें तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा निखर के आ रही है एज कम्पेयर टू रिच मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। जो यंग थे उन्होंने 3 प्रकार में डिवाइड किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में। तो जो अंतर्मुखी था उसमें क्या होता था, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होता है इंसान, कि वो एकांत प्रिय होता है, बहुत कम लोगों के साथ दोस्ती करता है, और उसमें जो कोऑपरेशन की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, वो भी बहुत कम होती है। और बहिर्मुखी में क्या होता है, वाक्पटुता होती है, बहुत बोलता है इंसान, मित्र जल्दी बनाता है और समाज में लोकप्रिय होता है, सब लोग उसको पसंद करते हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट है उभयमुखी। इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण पाया जाता है, कि जब कभी उसको ऐसा लग सकता है इंसान को कि मुझे अकेला रहना है, तो वो अकेला भी रहता है। और दूसरा होता है कि उसको बहिर्मुखी, वो कभी कभी उसको लगता है कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए,
तो वहाँ बोल भी सकता है, बोल भी लेता है। तो जो उभयमुखी है वो हमारे पास थर्ड टाइप आता है यंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार का। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इसके कितने सिद्धांत है? 4 सिद्धांत है। मनोविश्लेषण, विशेषक और मांग का सिद्धांत और चौथा था शारीरिक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण तो आपको पता है फ्राइड ने दिया था, विशेषक का कैटल ने दिया था, मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था और शारीरिक दिया था शेल्डन ने। और फ्राइड ने सबसे बड़ा सुख काम प्रवृत्ति को माना है ना। हमने पढ़ा था कि जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो फ्राइड ने ही दिया था, जो कि ईड में आता है बच्चे में, ठीक है, जब वो ईड वाले स्टेज में होता है। नेक्स्ट है इसके परीक्षण। पहला आता है प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। तो जो प्रक्षेपी विधि है उसमें 4 टाइप के परीक्षण आते हैं, TAT, CAT, SAT और TBT, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस एप्रिसेप्शन टेस्ट एंड इंक ब्लॉक टेस्ट। और जो अप्रक्षेपी विधि है उसमें व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और मनोविश्लेषण। तो व्यक्तिनिष्ठ के 3 प्रकार आते हैं, मतलब जो व्यक्तिनिष्ठ होता है उसमें 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग होता है, अंतःदर्शन विधि, साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ में बहिर्दर्शन, निरीक्षण, समाजमिति, मूल्यांकन और शारीरिक परीक्षण। मनोविश्लेषण में स्वप्न विश्लेषण और शब्द साहचर्य, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व संबंधी उपागम। जो ट्रेट अप्रोच होता है वो क्या होता है? वे आधारभूत इकाइयां जिनसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे हमने स्कीमास पढ़े थे पियाजे की थ्योरी में, तो वैसे ही हम इसमें जो ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में, उनको स्कीमा के तरह मान सकते हैं कि जो ट्रेट और स्कीमा है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्कीमास होते हैं, ये ट्रेट्स होते हैं, ये एक तरह के बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स होती हैं हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ये 3 प्रकार में डिवाइड की गई है, प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। जो प्रधान विशेषक होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है हर इंसान के अंदर, यानी कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो इसमें आता है। नेक्स्ट केंद्रीय में आता है जो किसी का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट होता है, कि कोई इंसान होता है वो अपनी किसी चीज के लिए फेमस होता है, जैसे कोई ईमानदारी, दयालुता, ठीक है। और नेक्स्ट आता है गौण विशेषक, जिसमें स्वार्थ जैसी, कायरता जैसी ये सारी खूबियां होती हैं। आगे आता है कैटल का व्यक्तित्व कारकों के विशेषक। तो कैटल ने भी दिए थे व्यक्तित्व कारकों के कुछ विशेषक, वो थे 16, और उनमें से ये हम थोड़ा सा सिर्फ इनको पढ़ना है, हमने इनको समझना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो ये कारक दिए हुए हैं ABEGEFGH GLMNO Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है। और गुण आते हैं आपके पास ये भावुक, विवेकशील, मित्रता रहित। फिर इसके बाद ये था दबंग, गंभीर, अंतरात्मा से प्रेरित, डरपोक, नाजुक, शंकालु, व्यवहारशील, चालाक, संतोषी, रूढ़िवादी, दूसरों पर निर्भर, अनुशासनहीन और चिंता मुक्त। और जो इसके अपोजिट में गुण आएंगे वो क्या था? भावुक से अपोजिट आएगा शांत, अविवेकपूर्ण, मेलजोल बढ़ाने वाला, गंभीर का आएगा मस्त मौला, और दबंग का आएगा दृढ़ता का अभाव। फिर अंतरात्मा से प्रेरित, स्वरहित से प्रेरित, डरपोक, साहसी, नाजुक, सख्त, शंकालु, विश्वास करने वाला, व्यवहारशील, कल्पनाशील, यहाँ पे कल्पनाशील होगा, चालाक, सीधा, संतोषी, शंकित, रूढ़िवादी, प्रगतिशील, दूसरों पर निर्भर, आत्मनिर्भर, अनुशासनहीन, स्वानुशासित, चिंता मुक्त और चिंतित। तो ये आज के लिए काफी है। फिर इसके आगे जो टॉपिक बच जाते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स है पर्सनैलिटी के, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।